हेलो बच्चों, तो आज हम लेक्चरर उत्तराखंड का जो है पेपर आपके पास में लेकर आए हैं। इससे पहले हम एलटी के 2012 का, इंग्लिश का 2015 का और 2018 का जो है पेपर आपके पास में सॉल्व करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपको देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना के दे दी है, होम पेज पे आके आप देख सकते हो। तो ये जो पेपर है ये सेट ए करवा रहा हूँ मैं आपको अभी। तो सेट ए है ये और पेपर है ये 2018 का। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ लेक्चरर का। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। कौन सी जो है जॉन कीट्स ने नहीं लिखी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो पहला है ऑडियो टू ऑटम, फिर दे रखा है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, फिर दे रखा है द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम, और लास्ट दे रखा है एडोनिस। तो आपको पता होना चाहिए एडोनिस जो है वो उन्होंने नहीं लिखी है, ये शेक्सपियर ने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ल्यूरेट इन 1850। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड टेनिसन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो ऑप्शन नंबर सी जॉन कीट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है, और पूछा है कि ये किसने लिखी है। लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टी एस एलियट ने लिखी है ये। फिर आ जाते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोराब एंड रुस्तम। सोराब एंड रुस्तम जो है ये पोएम किसने लिखी है। तो ये लिखी है रविंद्रनाथ, सॉरी, ये लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं सिक्स पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट बाय कमला दास। ठीक है, तो किसने नहीं, कौन सी नहीं है उनकी, ये आपको बताना है। तो इसका सी तेजूरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सब टाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। कौन सी पोएम है जिसका सब टाइटल जो है वो ये है। तो ये जो है ये है द प्रील्यूड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बीचेस वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये है माउंटेन इंटरवल, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है नाइन्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू। कौन सा नहीं लिखा है ये पूछा गया था बच्चों। ठीक है, तो टेम्पल उन्होंने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, तो टेंथ का ऑप्शन नंबर सी टू माई डॉटर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। कौन से सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं 19th सेंचुरी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। फिर आ जाते हैं 11th के बाद में 12th क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ ए जी गार्डनर। तो उनका था अल्फा ऑफ द प्लो। ये मैंने काफ़ी बार ये वाला आपको आंसर बताया है, अल्फा ऑफ द प्लो इनका जो है पेन नेम था। फिर आ जाते हैं, फ्रॉम होम डिड फ्रांसिस बेकम ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसे। ठीक है, तो किससे करा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है इसका करेक्ट आंसर, मॉन्टेग। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय विलियम हैजलिट आपसे पूछा गया है। ठीक है, विलियम हैजलिट का कौन सा नहीं है, नॉट बोला है उन्होंने। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए जी गार्डिनर सॉरी। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी पिलर्स ऑफ सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी थी, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, खुशवंत सिंह है, मोहनदास करमचंद गांधी है, या ए पी जे अब्दुल कलाम है, या नन ऑफ दीज है। तो ये लिखी थी खुशवंत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 वाला, द लॉन्ग साइलेंस इज़ अ वर्क बाय। तो ये किसका है, ये है शशि देश पांडे का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है, बर्ट्रैंड रसल वॉज बॉर्न इन द ईयर। किस ईयर में उनका जन्म हुआ था, तो किस ईयर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 1872 में हुआ था उनका जन्म। फिर आ जाते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वाज रिटन बाय। ये किसने लिखी थी, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये लिखी थी बर्ट्रैंड रसल ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए 19 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, विंग्स ऑफ फायर इज एन डैश। क्या है विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी है, एनालिटिकल पोयम है, एंथोलॉजी है, या इनमें से कुछ नहीं है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो काफ़ी फेमस भी है ये, अगर आपने पढ़ी है तो। नहीं भी पढ़ी है तो आपने इसका नाम तो हर बार सुना ही होगा, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अ रूम ऑफ वंस ऑन वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा है? तो ये लिखी है वर्जीनिया वुल्फ ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हु हैज़ क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नॉवल, ठीक है। तो रोजी जो है वो किन की नॉवल का फेमस कैरेक्टर था? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये था आर के नारायण का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं इन विच ईयर वाज द अरविंद अरविंद अडिगार्स नॉवल द वाइट टाइगर अवार्डेड द मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया कि 2008 को उनको मिला था, ठीक है ना। तो जो है ये काफ़ी फेमस भी है, इसीलिए उसी नावल से जो है इनका करियर काफ़ी आगे बढ़ा था। तो 2008 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट हैज़ रिटन अबाउट द ओपियम वार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अमिताभ घोष इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉवल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए टॉम जोन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विच वाज द फर्स्ट पब्लिश नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी, सबसे पहली जो थी वो कौन सी थी जो पब्लिश हुई थी? तो अगर आपको बताओ तो वो हुई थी डेस्परेट रेमेडीज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हेनरी फील्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि व्हेन वाज ई एम फॉस्टर नोवेल पैसेज टू इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड, तो पैसेज टू इंडिया जो हुई वो सबसे पहले पब्लिश कब हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी 1924 में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 29 पे। 29 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय अमिताभ घोष, कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी द लास्ट मैन इन टावर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बर्नार्ड शो मैकबेथ अपीयर्स एज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका अगर हम बात करें बी कैंडिडा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं देयर इज़ अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, ये लाइन किसने लिखी है? तो ये है शेक्सपियर की लाइन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 32 पे। आपको बोला है कि ये लाइंस किस प्ले में लिखी है शेक्सपियर ने? ये मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें है ये काफ़ी। तो लाइन्स है इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, तो ये किस में लिखी है? ठीक है, तो ये लिखी है मैकबेथ में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु ट्रांसलेटेड विजय विजय तेंदुलकर शांतता कोर्ट चालू आहे इनटू इंग्लिश एज साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन, तो ये किसने ट्रांसलेट करी थी? ठीक है, ये पूछा गया है। विजय तेंदुलकर की जो ये बुक थी मराठी में थी, ठीक है, तो ये किसने ट्रांसलेट करी थी इंग्लिश में? तो 33 का जो है वो होगा ए प्रिया जो है अदरकर, इनका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड पिंटर का पहला प्ले द रूम था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है इन विच ईयर वाज चित्रा द फेमस प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड, तो इसी साल उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, अगर आपको याद हो। तो चित्रा उनका ये प्ले जो है वो पब्लिश हुआ था, तो ये जो है 1913 की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 36 पे। आपको बोला है व्हेन वाज महेश दत्तानीस प्ले डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड, ठीक है, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1989 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 37 पे इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोली ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर, 37 पे आ जाते हैं, तो इसका आंसर भी सी होगा 1623। 38 पे आते हैं, आपको बोला है हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? ठीक है, तो ये कहा था बेन जॉनसन ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पिरो इज द ड्यूक ऑफ, तो ये शेक्सपियर का ही प्ले है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मिलान इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स,
ठीक है, कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसिस बैकन को बोला जाता है। फिर आ जाते हैं, इन विच ईयर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, अरुंधति राय की जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, इनके लिए काफ़ी इनको पुरस्कार भी मिले थे, अवार्ड्स मिले थे, और ये स्लम एरियाज़ और की कहानियाँ भी हैं इसके अंदर, या उससे रिलेटेड कहानियाँ हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करें इसका, तो ऑप्शन नंबर ए 1997 में ये पब्लिश हुई थी। तो अभी भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, ये काफ़ी है अच्छी नॉवल है, हम कह सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ने में आपको सच में लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। 42 पे देख लेते हैं, विच वाज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो ऑप्शन नंबर ए अप इन मिशिगन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है एंग्री रिवर इज़ रिटन बाय, एंग्री रिवर किसने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 44, इन विच ईयर वाज गाइड म्यूसेपासेंट म्यू पासेंट बॉर्न। ठीक है, तो इसका जो होगा 44 का ऑप्शन नंबर डी 1850 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, वैल्यूथा इज़ अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल ऑफ। ठीक है, तो किन की नॉवल में था, तो ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट अ वर्क बाय शशि देशपांडे। कौन सा नहीं है, ठीक है, तो 46 का डी जो है नेक्टर इन अ सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है, सेंटियागो इज अ करेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, ओके, ऑप्शन नंबर बी हेमिंगवे इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए कैक्सटन इसका करेक्ट आंसर होगा। हु एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, हु इज़ एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जैकस डेरिडा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, इन विच ईयर वाज द प्री रेफेलिएट ब्रदरहुड एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 1848 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, इन विच सेंचुरी डिड द रीनेसेंस बिगिन इन इटली। तो कौन सी सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 14th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 52 पे, हु रोट द नॉवल द वॉयज आउट, किसने लिखी थी ये नॉवल, तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए वर्जीनिया वुल्फ ने। फिर आ जाते हैं, अ फॉर्म ऑफ वर्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रिसाइटेशन which presents a dramatic or exciting episode in a simple narrative form is called, उसको हम कहते हैं बैलेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है हीरोइक कपलेट कंसिस्ट, हीरोइक कपलेट कपलेट कंसिस्ट, तो ये ऑप्शन नंबर डी एम्बिक पेरीमीटर पेंटेमीटर लाइंस राइम्ड इन अ पेयर्स इन पेयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में किसने करी थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा जेफरी शॉशर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक लाइन दे रखी है, 4 लाइन, आपसे पूछा है कि ये किसने लिखी है। टिस मोर टू गाइड देन स्पर द म्यूज स्टीड, डिस्टर्न हिज फ्यूरी देन प्रोवोक हिज स्पीड, द विंग्ड कर्सर लाइक अ चैन रॉ हॉर्स शोज मोस्ट ट्रू मेटल व्हेन यू चेक हिज कॉप्स। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, सी पॉप ने लिखी है, फ्रांसिस ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, शशि देश पांडे को साहित्य अवार्ड कौन सी नॉवल के लिए मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो उनको दिल दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था। ये क्वेश्चन भी मैं बात इससे पहले करा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म वाज कॉइन्ड बाय। ठीक है, तो ये किसने करी थी, ये करी थी ऑल्फ्रेड क्रॉस बाय ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है, द बुक साइंस एंड पोइट्री इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आई ए रिचर्ड्स ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, द वर्ल्ड माई वाइल्डनेस अ नॉवल बाय रोज मैक्यूले इज कैटेगराइज्ड एज, तो ये कौन सी किस में श्रेणी में आती है, आपसे ये पूछा गया था, तो ये आती है पोस्ट वार नॉवल में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं 61 पे, द प्री रेफेलिएट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज स्पेसिफिकली इंस्पायर्ड बाय, तो ये पेंटिंग से था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1798 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 63 पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो जॉन मिल्टन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवल, गोथिक नॉवल की कैटेगरी में कौन सी नहीं आती, तो वो है प्राइड एंड
प्रेजुडाइज, ठीक है। प्रेजुडाइज, प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो है वो नहीं आती इसमें। फिर आ जाते हैं 65 की ओर। 65 में आपको बोला गया है कि हुज कलेक्टेड पोएम्स अपीयर्ड अंडर द टाइटल द स्केप्टर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है हुज कलेक्टेड पोएम्स अपीयर्ड अंडर द टाइटल द स्क्रिप्टेड स्केप्टर्ड फ्लूट। तो सरोजनी नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको दे रखा है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का पार्ट है। उस इंसान को क्या कहते हैं जो दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है? तो माइग्रेंट कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं, नेटिव कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आपने सोच भी लिया होगा, इसका आंसर बड़ा आसान है, इमिग्रेंट कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉन एज, ठीक है। जो हर चीज़ को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखता है, यानी जो अपने काम आए बस वही चीज़ों को ध्यान में रखता है, उसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक वर्ड दे रखा है मॉडस ऑपरेंडी। ऑपरेंडी इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, हम ये कह सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर तरीका, उसको हम कहते हैं कि ये उसका मॉडस ऑपरेंडी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? इसका मतलब होता है कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, यानी हार्ड वर्किंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, आपको बताना है। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपको बंधन में बांध देना, या किसी भी चीज़ को हम उसकी फ्रीडम छीन लेना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा कि किसी भी इंसान को चीज़ को फ्रीडम दे दोगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक इडियम दे रखा है द हीट ऑफ द डे, इसका मीनिंग क्या होता है? तो द हीट ऑफ द डे जो होता है ये ज़्यादातर आपको जो न्यूज़ चैनल है उन पे भी ये बोलते हुए सुनते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, बर्निंग टॉपिक ऑफ द टाइम भी बोलते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिगिनिंग के ही 4 तरह से लिखा गया है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिगिनिंग का। फिर आ जाते हैं चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर आपको दे रखा है सिमेट्रिकल की 4 स्पेलिंग दे रखी है, कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी करेक्ट आंसर होगा, सिमेट्रिकल का। फिर आपको बोला है कि 2 लाइन लिखी हुई है, आपसे पूछा है फिगर ऑफ स्पीच बताइए। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ठीक है, 74 में जो है ये सिमिली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हर वंस द एम्बेटल्ड फार्मर स्टूड एंड फायर्ड दिस शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी वाली यूज़ हुई है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें है हाइपरबोल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट दिस साउंड इट डिस्क्राइब्स, ठीक है। कौन सी जो होती है फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करती है, तो वो करती है ओनोमेटोपेई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल लेटर। कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, आपसे पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो सेंडर्स एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ज़रूरत होती है इसकी। तो ग्रीटिंग की ज़रूरत होती है, हाँ होती है। ग्रीटिंग वो होते हैं जो शुरुआत में लिखते हैं हम, जैसे डियर, ठीक है ना, डियर सर, डियर मैम, इस तरीके से हम लिखते हैं, तो उसकी तो ज़रूरत होती है। फिर क्लोजर, क्लोजर की भी ज़रूरत होती है, जिसमें योर सिंसेरली लिखते हैं, फेथफुली लिखते हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल में शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन फॉर्मल में तो होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा था, ये तो सारे ज़रूरी हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सूटेबल क्लोजर फॉर द फॉर्मल लेटर सेंड टू अ क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड को अगर भेज रहे हो तो योर्स फेथफुली लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंसियरली भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्या लिखने की ज़रूरत होती है? वार्म्स रिगार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक का एक पार्ट दे रखा है, डैश माई फ्रेंड्स न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका ऑप्शन नंबर बी नॉट मैनी ऑफ माई फ्रेंड। मैनी जो होता है ये नॉट मच क्यों नहीं यूज़ करा, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, मच जो होता है वो क्वांटिटी के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। क्वांटिटी के लिए हम मैनी यूज़ करते हैं। तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं। वो नहीं जानते थे कि जो है मेरी शादी हो रही थी,
ठीक है। फिर आ जाते हैं, एक और आपको दे रखा है द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस डैश, तो इसका क्या होना चाहिए 80 का? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अ टैक्स ऑन चिल्ड्रंस क्लोथ्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई स्टिल फील वेरी टायर्ड डैश इन द मॉर्निंग, तो इसका होगा व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको दे रखा है कंप्लीट द सेंटेंस, दोबारा से वही दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक का पार्ट। द वाइस प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड टू गिव डैश प्राइज टू द विनर, तो गिव ऑन होगा, ऑफ होगा, अपॉन होगा या अवे होगा। तो बच्चों पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को देते हो, प्राइज़ को देते हो, तो उसके लिए गिव के साथ में अवे लगता है, तो गिव अवे प्राइजेस टू द विनर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको बोला है वर्ड मिटिगेट है, इसका मीनिंग क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संख्या में या क्वांटिटी में कम कर देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लेसन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका भी मतलब सेम ही होता है। फिर आपको नरेशन का एक पार्ट दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको बोला शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। फिर आपको बोला है बैलाड मीटर में कितनी लाइन्स होती हैं? तो ट्रेडिशनली जो है वो 4 ही लाइन होती थी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेमैटशिया, हेमैटशिया का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फैटल फ्लो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है मीनिंग ऑफ द वर्ड विन लॉरेल्स, इसका मीनिंग वैसे होता है किसी भी जगह पे प्राइज़ जीतना या डिस्टिंक्शन जीतना, ठीक है। लेकिन इस जैसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या इसके आसपास का मीनिंग ले सकते हैं? ले सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी विन फेम, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन आपको एक जो है आगे एक पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम सीधा इसके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो इसका 88 क्वेश्चन है वो बोल रखा है अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आइज इज़ लाइक, 88 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिटलर ने बोला था ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं हिटलर शोड हिज फेमिलियरिटी विद, ठीक है, तो किसने किसके साथ में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यूरोपियन हिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हिटलर डिराइव्ड हिज सेंस ऑफ मिशन फ्रॉम, ठीक है, तो फिर वही हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन फैसिनेटेड, तो ऑप्शन नंबर ए हिटलर की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बोला है हिटलर वाज बोर्न एट द मोमेंट व्हेन, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी द बर्गियोस वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज दिस इंटीग्रेटिंग। नेक्स्ट आपको जो है आपको एक कुछ स्टैंजास दे रखे हैं, आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, सीधा मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। 93 लास्ट क्वेश्चन है ये आपके, फिगर ऑफ स्पीच पूछी है, जो ऊपर लाइन है उसमें कौन सी यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है वर्ड इनकॉग्निटो का मीनिंग क्या होता है? ये ज़्यादातर बच्चे इसका मीनिंग जानते हैं, ये आपको मोबाइल में भी मिलता है ये वर्ड देखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इन डिस्गाइज इसका मीनिंग होगा। फिर आपको रबिश का सिनोनिम पूछा है, रबिश का मतलब होता है गार्बेज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ रिटन बाय, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री किसने लिखी थी? लास्ट के क्वेश्चन है ये, तो ये लिखी थी पी बी शैली ने। 97 पे आ जाते हैं। फिर आपको बोला हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर, किसने लिखी है? तो ये लिखी है डब्ल्यू पी यीट्स ने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं इन विच ईयर वाज फील्डिंग नॉवल अमीलिया फर्स्ट पब्लिश, फील्डिंग्स की जो नावल थी अमीलिया वो किस साल पब्लिश हुई थी? डेट पूछी गई है आपसे, तो वो है 1751, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये हुए थे इन्फ्लुएंस फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 100 पे, बोला है हु हैड रिटन द नॉवल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये किसने लिखी है? तो ये बच्चों लिखी है मुल्क राज आनंद ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो अब ये ख़त्म हो चुका है, स्पेस फॉर रफ वर्क वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने 100 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए, 2018 का पेपर आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में जो है 2015 का पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश का, तब तक आप बने रहिए। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।